नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे नैतिक विकास की, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की। नैतिक विकास जिसके बारे में इससे पहले की वीडियोस में आपने सिर्फ इतना ही सुना है कि शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन अभाव हो या नहीं हो, वास्तव में ये नैतिकता होती क्या है सर, पहले ये बताइए। तो नैतिकता का मतलब है कि अपने स्व विवेक के आधार पर व्यक्ति ये निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत। बस इतना सा जानना है कि कब आपको क्या सही लगता है, कब आपको क्या गलत लगता है। आप अपने चिंतन के, अपने ज्ञान के आधार पर कब ये चीज सोचने लायक बनते हो, ये नैतिकता है। और ये नैतिकता कैसे व्यक्ति में विकसित होती है, इसी की बात नैतिक विकास करता है। क्योंकि विकसित शब्द इसलिए हुआ क्योंकि आपके लिए जो नैतिक है, हो सकता है वो मेरे लिए नैतिक ना हो। आज हम भारत वाले लोगों के लिए जो चीज अनैतिक है, हो सकता है किसी अन्य देश, अन्य मुल्क, अन्य प्रांत के व्यक्ति के लिए वो नैतिक हो। तो इस प्रकार से नैतिकता व्यक्ति दर व्यक्ति, समय दर समय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन सब चीजों से प्रभावित होती रहती है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि नैतिकता फिर विकसित क्यों होती है और क्यों एक बच्चे में, खासतौर पर एक शैशव अवस्था के बच्चे में नैतिकता का अभाव रहता है। तो आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं बस इस बात को समझाने के लिए आपको यह बात कह रहा हूं कि आप जानते होंगे कि बीते वर्ष सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाए गए, उनके विरोध में हमारे देश के किसानों ने एक आंदोलन किया और बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। अब आप किसी व्यक्ति से यह कहो कि यार सरकार द्वारा वो बनाए गए कानून सही हैं या गलत है, किसानों के हित में है या नहीं है, तो अगला उसके लिए हां कहे या ना कहे, उससे पहले यह जरूरी है कि उसे यह पता हो कि कानून वास्तव में है क्या। तो ठीक इसी हिसाब से नैतिकता का मतलब है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत, क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज मेरे लिए बुरी। उससे पहले मुझे यह भी तो पता होना चाहिए कि वो चीज वास्तव में है क्या। और जब तक व्यक्ति उस स्तर का संज्ञान अपना विकसित नहीं करेगा, जब तक उसमें उस स्तर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो ये कैसे बता सकता है कि कोई चीज सही है या गलत है। सही गलत जानने से पहले तो उसे यह जानना जरूरी है कि वो चीज क्या है। यही नैतिकता का विकास है। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं, हालांकि हमारे रीट के कोर्स में नहीं है। जब हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को पढ़ते हैं तो ये चीजें काम में आती हैं। आप बस हल्की सी जानकारी लेके रखिए कि नैतिकता को लेकर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हमें सिर्फ याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसकी पैरवी करते हैं फ्रायड साहब। एक बात। दूसरा सिद्धांत जो आता है वो आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है कि बच्चे जन्मजात दोषी होते हैं और माता पिता के ऊपर यह दायित्व है कि उनको सही करे, उनका सुपर ईगो, उनका मॉरल जो पराअहम है वो इतना मजबूत करे। सामाजिक अधिगम कहता है ये दरअसल लॉक के टेबुला रासा से प्रभावित है। टेबुला रासा इसका मतलब है एक कोरी स्लेट। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहता है कि बच्चा एक कोरे कागज, कोरी स्लेट की तरह होता है, उसे कुछ भी भान नहीं होता। वो जैसे जैसे लोगों को देखता है वैसे वैसे उसके अंदर चीजें आती जाती है। सामाजिक अधिगम का जो मॉडर्न स्वरूप है उसका प्रतिपादन करते हैं अल्बर्ट बांडुरा। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमारे डिस्कोर्स का अंग है, हमें जिसे पढ़ना है, वो है संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, जो रूसो के दर्शन से प्रभावित है और कहता है कि बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है और जैसे जैसे वो उनका विकास होता रहता है वैसे वैसे उनके अंदर संज्ञान के विकसित होने के जरिए उनके अंदर एक तरह से अनैतिकता आने लग जाती है। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत का जो मॉडर्न स्वरूप है वो कहता है कि नैतिक विकास चरणों में होता है और इसी के अंतर्गत हमें जिन 2 नामों को सबसे ज्यादा पढ़ना होता है उसमें एक है पियाजे और दूसरे हैं पियाजे की ही रिसर्च को इस्तेमाल करके एक बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर अपना सिद्धांत देने वाले लॉरेंस कोलबर्ग।
बस हमें इन्हीं दो को पढ़ना है क्योंकि यही हमारे डिस्कोर्स का अंग है, पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग। तो आइए इससे पहले इन्हें जाने, नैतिकता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। सबसे पहले पियाजे का ही कथन देखते हैं। हालांकि रीट में नैतिक विकास को लेकर कथन आने की संभावना सबसे कम है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ करने के लिए देख लेते हैं कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्त संप्रत्तियों की प्राप्ति है। न्याय यानी जस्टिस, जस्टिस मतलब सही गलत का फैसला, उसके परिपक्व और स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त मतलब ऑटोनॉमस, खुद से आप ये पता कर पाओ कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत। तो ऐसी अवधारणा, ऐसे संप्रत्यय, ऐसे कॉन्सेप्ट जब आप में आ जाएंगे कि आप खुद से तय कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत, तो यही इसी की प्राप्ति क्या है, नैतिक विकास है। जेंडेन कहते हैं कि नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही और दूसरे का गलत मूल्यांकन करने की सहायता प्रदान करता है तथा इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है। बैरॉन का कथन है कि बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं में सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता ही नैतिक विकास है। मैंने भी आपको इससे पहले यही कहा था कि नैतिकता का मतलब आप ये तय कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत। अब आज के कुछ समय पहले आपके लिए कुछ चीजें सही होती थी, अब हो सकता है वही चीजें आपको गलत लगने लग गई होंगी, तो यही नैतिक विकास है। अब आइए अपनी यात्रा को हम बहुत ही सीमित ढंग से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पियाजे के नैतिक विकास की। तो ये जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं जिसमें पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत प्रमुख है, ये दोनों ही सिद्धांत जैसा कि मैंने बताया किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। ये बात याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पर रूसो के दर्शन का प्रभाव हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है, और यही सिद्धांत हैं जो कहते हैं, रूसो कहते थे बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है और जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता है, बाकी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर अनैतिक तत्व आते जाते हैं। इसी बात को मॉडर्न स्वरूप में ये दोनों कहते हैं और इनके साथ इनका यह कहना है कि जो नैतिक विकास है वो चरणों में होता है। सबसे पहले बात करते हैं पियाजे के नैतिक विकास की। पियाजे साहब जो थे, उन्होंने नैतिक विकास के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया वो थी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि का मतलब उन्होंने बच्चों को कुछ कहानियां सुनाई, बच्चों से साक्षात्कार लिए और उन्हीं साक्षात्कारों के आधार पर उन्होंने तय किया कि किस प्रकार से किसी बच्चे का नैतिक विकास होता है। और इसको देकर उन्होंने 3 तरह की अवस्थाओं की बात कही। पहली थी नैतिक यथार्थता की अवस्था, जिसे मॉरल रियलिज्म कहते हैं। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई नैतिक समानता, जिसे मॉरल इक्वालिटी कहते हैं। और तीसरी अवस्था उन्होंने बताई नैतिक सापेक्षता, जिसे मॉरल रिलेटिविज्म कहते हैं। पियाजे ने इसके लिए एक कहानी बच्चों को सुनाई और पियाजे की कहानी थी जॉन व हेनरी की कहानी। जॉन व हेनरी की कहानी, शुरुआती दौर की कहानी बता रहा हूं आपको। शुरुआत में उन्होंने बच्चों को पूछा कि बेटा एक बात बताओ, एक लड़का था जो कि जब खाना खा रहा था तो गलती से उससे 4 गिलास टूट गए। कांच के गिलास थे, टेबल पर रखे हुए थे, वो खाना खा रहा था और गलती से 4 गिलास टूट गए। वहीं एक और लड़का था जिसको एक दिन पता चला कि मम्मी जो है वो ऊपर वाली अलमारी में है ना मिठाई छुपा के रखती है रसोई के अंदर। तो वो कुछ इस तरह से टेबल वगैरह रसोई में लाके और एकदम उस पे टांड पे चढ़ के और ऐसे कुछ मिठाई वहां से चुराने की कोशिश कर रहा था और इस प्रक्रिया में उससे एक गिलास कांच का टूट गया। तो ज्यादा बड़ी गलती किसने करी? तो बच्चों का जो शुरुआती जवाब था वो था कि ज्यादा बड़ी गलती तो ये पहले वाले लड़के ने करी है, क्योंकि इसने 4 गिलास तोड़ दिए। बच्चों को जब ये कहानी सुनाई गई, आप समझ पा रहे हो, उनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि वो चोरी करते हुए एक गिलास को तोड़ता है और ये
खाना खाते हुए गलती से 4 गिलास को तोड़ता है, बल्कि इसको यह लग रहा था कि भैया ये बच्चा अगर 4 गिलास तोड़ा है तो ये गलत है, वो 1 गिलास तोड़ रहा है तो वो सही है। तो इस प्रकार की कहानी के जरिए पियाजे ने अपने प्रयोग को किया, और पियाजे की इसी कहानी के जरिए नैतिकता के ज्ञात करने की प्रक्रिया का ही उपयोग लॉरेंस कोलबर्ग ने किया। फिर कोलबर्ग की कहानी तो विश्वविख्यात हुई, खासतौर पर जो हाइंज डिलेमा, हाइंज की दुविधा वाली जो कहानी है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही। तो आइए अब एक एक करके पियाजे के नैतिक विकास की इस तीनों चरणों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको समझना क्या है, आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। नंबर 1, आपको याद रखना है कि कौन सी अवस्था कौन सी उम्र में आती है। नंबर 2, और आपको 1 या 2 लाइन में यह याद रखना है कि किस अवस्था में व्यक्ति में कौन सा गुण होता है, किस प्रकार की नैतिकता उसके अंदर होती है। बस आपको कोलबर्ग में भी यही याद रखना है, आपको पियाजे में भी यही याद रखना है। तो आइए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पियाजे के नैतिक विकास में नैतिक यथार्थता की अवस्था की, मॉरल रियलिज्म की अवस्था की। मॉरल रियलिज्म की जो ये अवस्था है, मैंने जैसा बताया भी आपको कि 2 साल तक बच्चा नैतिक होता नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें नैतिकता की वृद्धि होती है। तो करीब 7-8 वर्ष तक बालक में जो अवस्था, नैतिकता की जो स्थिति रहती है, वो नैतिक यथार्थता की ही स्थिति होती है। अब इस नैतिक यथार्थता को 2 नामों से जाना जाता है। पहला तो इसे कहा जाता है मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेन, मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेन। विवशता की नैतिकता। विवशता की नैतिकता, मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेन। और दूसरा इसके लिए जो नाम उपयोग में आता है वो आता है हेटेरोनॉमस मोरालिटी। हेटेरोनॉमस मोरालिटी, जिसको हम कहते हैं परायत्त नैतिकता। अब आप कहेंगे कि सर परायत्त नैतिकता का क्या मतलब है? परायत्त नैतिकता से अभिप्राय उस नैतिकता से है जहां पर व्यक्ति के सही या गलत होने का फैसला वो खुद ना करे, बल्कि उसके द्वारा उसके ऊपर जो नियम कायदे कानून थोपे गए हैं, उन नियम कायदे कानूनों के आधार पर वो ये तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि बड़ों ने जो कह दिया वही सही है, बड़ों ने जो कह दिया वही गलत है। बड़ों की आज्ञा का अनुसरण नहीं करोगे तो आपको मिलेगा दंड, इसका मतलब दंड अगर मिल रहा है तो चीजें गलत हैं। बड़ों की आज्ञा का अगर आपने पालन किया और आपको उसके लिए कुछ अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब वो चीजें सही हैं। तो यहां पर बस महज 1 लाइन आती है जो आपको लिखनी है, इस स्तर पर बड़ों के द्वारा नियमों के द्वारा जो तय किया जाता है वही सही है। बड़े नियम कायदे कानून ये जिन्होंने तय किया, जिन चीजों ने तय किया है वही सही है। आप एक एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। एक छोटा बच्चा जब पढ़ रहा होता है, एक छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो उसके टीचर्स उससे पूछते हैं या उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि भाई तू होमवर्क क्यों होमवर्क कर रहा है? तो वो कहता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे कल सर मुर्गा बना देंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि उस बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उस बच्चे के पढ़ने से उसका लाभ होगा, वो चीजों को समझ पाएगा, सीख पाएगा, नहीं। वो बस इतनी सी बात जानता है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो उसको टीचर जो है वो मुर्गा बना देंगे। तो जैसे एक छोटे बच्चे से आप पूछो कि भाई तू होमवर्क क्यों कर रहा है,
अब इस एग्जाम्पल को आप याद रखिए कि एक बच्चा है जो अपने गणित का होमवर्क कर रहा है, रात को लगातार मेहनत कर रहा है। अब उसको आप कहो कि बेटा तू होमवर्क क्यों कर रहा है, तो क्या मैं होमवर्क इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर होमवर्क पूरा नहीं किया तो गुरुजी मारेंगे मेरे को। अब वो ये बात क्यों कह रहा है? उसको ये नहीं पता कि होमवर्क अगर वो करेगा, गृह कार्य अच्छे से करेगा तो वो चीजों को अच्छे से जान पाएगा, बल्कि होमवर्क करने के पीछे उसके मन में ये डर है कि अगर इसे नहीं किया तो मेरे टीचर मुझे मारेंगे। और क्योंकि पिटाई से बचना है इसीलिए होमवर्क करना सही है। तो इसलिए बड़ों के द्वारा, नियमों के द्वारा जो चीजें तय की जाती है वो पहली अवस्था में सबसे ज्यादा कारगर होती है। दूसरी अवस्था आती है नैतिक समानता की, मॉरल इक्वालिटी की। और मॉरल इक्वालिटी की इस अवस्था का अगर आप अवधि के बारे में बात करें तो ये करीब 7-8 वर्ष से लेकर और करीब 12 वर्ष तक जारी रहती है। करीब 7-8 वर्ष से करीब 12 वर्ष तक नैतिक समानता या मॉरल इक्वालिटी की ये स्टेज चलती है। अब इस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप देखो 7-8 बरस से 12 बरस के आसपास, यानी कुछ कुछ उत्तर बाल्यावस्था के आसपास का दौर है। उत्तर बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि समवयस्क समूहों के साथ अंतःक्रिया बढ़ती है, समूह में रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसको तो कहते ही दल की अवस्था, यानी यार दोस्त के साथ, टोली के साथ घूमना फिरना सबसे मजेदार काम उसे लगता है। तो इसीलिए इस अवस्था में व्यक्ति में समवयस्क समूह के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। समवयस्क समूह के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। समवयस्क समूह को हम क्या कहते हैं? समवयस्क समूह को हम कहते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कहा जाता है समवयस्क समूह को। समवयस्क समूह को क्या कहा जाता है? पीयर ग्रुप। एक और खासियत जो इस अवस्था में मिलती है हमें देखने को, वो है इस अवस्था के अंदर गिव एंड टेक रिलेशनशिप सबसे ज्यादा चलती है। गिव एंड टेक। भाई आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया तो आप उसके लिए कुछ अच्छा करो। तो यहां पर इसका मतलब है परस्पर सहयोग का भाव, परस्पर सहयोग का भाव। और क्योंकि ग्रुप में होता ही यह है कि भाई मेरे समूह में जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी उनके लिए बदले में कुछ करूं। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप, परस्पर सहयोग का जो भाव है, ये व्यक्ति में इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है जिसको कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म, और ये अवस्था 12 बरस से ऊपर चलती है। यानी 12 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होंगे उनमें ये अवस्था सबसे ज्यादा दृष्टिगत होती है। ये नैतिकता का सर्वोच्च स्तर पियाजे ने बताया है। पहली बात तो याद रखिएगा, नैतिकता का सर्वोच्च स्तर, इसको ऑटोनॉमस मोरालिटी कहते हैं। ऑटोनॉमस मोरालिटी। और ऑटोनॉमस मोरालिटी का मतलब स्वायत्त नैतिकता। कई जगह इसे मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन भी कहा गया है। कॉपरेशन भी कहा गया है, यानी कि सहयोग की नैतिकता। वहां पर परस्पर सहयोग था कि किसी ने खुद आपके लिए सहयोग किया तब आप उसका सहयोग करो। उससे इसको कंफ्यूज नहीं होने देना है आपको, ठीक है? इससे पहले अभी जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, सहयोग की नैतिकता। और यहां पर
विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल हो जाता है। विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय इस अवस्था में प्रबल हो जाता है। तो आपको बस यही दो तीन चीजें हैं जो पियाजे के नैतिक विकास में जाननी है। अब पियाजे के नैतिक विकास को आधार मानकर हम लॉरेंस कोलबर्ग को पढ़ते हैं और ये लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसको हम पढ़ेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग साहब की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास को समझने से पहले मैं आपको एक वीडियो फिल्म दिखाना चाहूंगा जिसके जरिए हम बहुत डिटेल में इन चीजों को समझ पाएंगे कि कोलबर्ग साहब के नैतिक विकास का सिद्धांत दरअसल बात क्या कहता है। तो सबसे पहले वो वीडियो फिल्म मैं आपको दिखाता हूं। तो ये कोलबर्ग साहब हैं साथियों, जिन्होंने पियाजे की रिसर्च का प्रयोग किया अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, जिसमें वो 10 से 16 साल के लड़कों के साक्षात्कार लेते थे, उनके सामने कई ऐसी नैतिक दुविधाएं रखते थे, उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछते थे, उनसे पूछते थे कि भाई इस कहानी में इस किरदार ने जो किया वो सही था या गलत था, इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस आधार पर इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन कहानियों में एक कहानी बहुत प्रचलित हुई थी और वो कहानी थी हाइंज डिलेमा की। हाइंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी और उसी को लेकर यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इससे पहले कि हम इस कहानी को समझें, आइए एक बार पुनश्च जो भी हमने पढ़ा है अब तक उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग, कुछ समय बाद लॉरेंस कोलबर्ग ने कहते हैं शायद 80s में सुसाइड कर लिया था, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग 10 से 16 वर्ष के लड़कों के साक्षात्कार। यह बात मैं इसलिए भी लिखवा रहा हूं क्योंकि कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। उन्होंने कोलबर्ग की आलोचना भी इसी बात पर करी थी कि नैतिकता जो है वो लड़के और लड़कियों की अलग अलग होती है। आपने केवल लड़कों के साक्षात्कार लेकर एक पूरी कम्युनिटी की नैतिकता का बखान किया है, जो कि गलत है। तो 10 से 16 वर्ष के लड़कों के साक्षात्कार लिए, साक्षात्कार में ये इनके सामने नैतिक दुविधा रखते थे। नैतिक दुविधा क्या होती है मैंने अभी अभी आपको बताया, मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा का मतलब है लड़कों के सामने, बच्चों के सामने इन्होंने कुछ ऐसी कहानियां प्रस्तुत करी और उनसे पूछा कि भाई देखो, इस कहानी में ये किरदार जो कर रहा है ये सही है या गलत है, इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपने पूरे रिसर्च को रखा और इन कहानियों में सबसे ज्यादा जो कहानी प्रचलित हुई वो थी HEINZ, हाइंज डिलेमा। अब ये हाइंज डिलेमा क्या है अभी आप वीडियो में देख पा रहे थे, एक बार पुनश्च उसको देखने की कोशिश करते हैं हाइंज डिलेमा को। आइए, ये कहानी बताती है कि हाइंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी मरणासन थी, जिसको एक दवाई की जरूरत थी, लेकिन दवाई जिस दुकान पर मिलती थी वो एक ही दुकान थी शहर में, उसका निर्माता ही विक्रेता था और 10 गुना दाम में वो दवाई को बेचता था। हाइंज ने जब देखा कि दवा उसके पास जो पैसे हैं उतने नहीं हैं, तो वो दुकानदार के पास जाकर कहता है कि भाई तू 10 गुना दाम में बेच रहा है, तू एक काम कर मुझे 50% पैसे में दे दे। तो वो मना कर देता है दुकानदार कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अंततः हाइंज उस दवा को चुरा लेता है उस दुकान से। अब प्रश्न बच्चों से फिर यह पूछा जाता है कि हाइंज ने जो दवा चुराई क्या वो सही था, क्या उसको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था।
दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, और अगर हाइंस को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो क्या यह सही होगा या गलत होगा। तो विभिन्न अवस्था के बच्चों ने जो जवाब दिए उसी आधार पर हाइंस के इस डिलेमा, हाइंस के इस प्रश्न के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि वास्तव में ऐसा क्या था। अब हाइंस की डिलेमा को लेकर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे कि कहानी जो है आपको जो नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे उनमें मिल जाएगी। कहानी सिंपल सी है, एक लड़का था, व्यक्ति था जिसकी पत्नी मरणासन थी, दवा नहीं मिलती तो वो शायद मर जाती। वो व्यक्ति जाता है एक विक्रेता के पास जो कि निर्माता भी है, और क्योंकि वही इकलौता उस दवा को बनाता और बेचता है तो वो 10 गुना दाम में चीजों को बेच रहा है, यानी 100 रुपए की जो दवाई है वो 1000 रुपए में बेच रहा है। हाइंस कहता भाई देख पैसे नहीं है तो एक काम कर, तू ये दवा मेरे को 500 रुपए में बेच दे, 100 रुपए की दवा जो 1000 में बेच रहा है तो 500 रुपए में दे दे, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वो मना कर देता है तो मैं नहीं दूंगा। तो हाइंस अब दवा को चुरा लेता है। तो अब चुराने, उसके लिए चुराना सही था क्या? क्या उसे दवा को चुराना चाहिए था या पत्नी को मरने देना चाहिए था? ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों के जिस जिस अवस्था में व्यक्ति जो जो जवाब देते हैं उसी के आधार पर उनकी नैतिकता तय होती है। इसको समझाने के लिए कोहलबर्ग जो है अपनी नैतिकता के अंतर्गत, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, 3 स्तर की बात करते हैं। नैतिकता के 3 स्तर यानी 3 लेवल की बात करते हैं कोहलबर्ग, और नैतिकता के 6 चरण की बात करते हैं, यानी कि चरण मतलब स्टेजेस। इस कॉन्सेप्ट में कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कितने चरण हैं, कितने स्टेजेस हैं, क्या कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई हैं या 6 लेवल बताए हैं? तो प्यारे साथियों, कोहलबर्ग ने 3 तो बताए हैं स्तर, 3 लेवल बताए हैं और 6 बताई है स्टेजेस। अब ये कौन कौन से हैं आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला लेवल है नैतिकता का वो कहलाता है पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि व्यक्ति की जो नैतिकता है उन परंपराओं से, उन नियमों कायदों से भी एक स्टेज पहले की है, एक लेवल पहले की है, एक स्तर पहले की है। और इसके अंतर्गत 2 अवस्था या 2 स्टेजेस आती हैं या 2 चरण आते हैं। पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता या दंड एवं आज्ञा अभिमुखता, जिसको कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा आता है इसके अंतर्गत यात्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, जिसको इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। फिर इन्होंने दिया दूसरा स्तर जिसको कहते हैं परंपरागत स्तर, जिसके अंतर्गत आती है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखता, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। और चौथी आती है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तीसरा जो क्या बोलते हैं स्तर आता है उसको कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, और इसके अंदर जो 2 स्टेजेस आती हैं, अवस्थाएं आती हैं, वो आती हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इन 6 नामों को और इधर ये 3 स्तरों को आपको याद करना है, और अगले 15-20 मिनट में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इस वीडियो को बहुत ही शांति से देखिए, ठीक है, बहुत शांति से। सबसे पहले जो स्तर आता है वो आता है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा स्तर? पूर्व परंपरागत स्तर। और इस पूर्व परंपरागत स्तर की जो टाइम पीरियड, जो अवधि है, वो अवधि मानी गई है कोहलबर्ग द्वारा 4 से करीब 10 वर्ष तक। 4 से 10 वर्ष प्री कन्वेंशनल स्टेज। और इस प्री कन्वेंशनल स्टेज में, प्री कन्वेंशनल लेवल माफ कीजिएगा, और इसके अंदर जो स्टेजेस हैं वो कौन सी है? दंड एवं आज्ञा पालन, जिसको हम कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरी है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म। अब पहले इस पूर्व परंपरागत के बारे में 2 बातें कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको परंपरागत, माफ कीजिएगा, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल के बारे में जानना है तो वो देखना, पहला पॉइंट है कि नैतिकता दूसरों के मानकों पर आधारित होती है। लिखिए, नैतिकता दूसरों के मानकों पर आधारित दूसरी चीज, कोई भी चीज सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है, यह निर्भर करेगा उसके
भौतिक परिणाम पर। तो भौतिक परिणाम या फिजिकल रिजल्ट किसी भी चीज का जो है वो उस चीज को सही या गलत, नैतिक या अनैतिक बताएगा। भौतिक परिणाम महत्वपूर्ण है। अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं, दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। तो प्रश्न में वो आपके सामने एक परिस्थिति रखेगा कि एक बच्चा अध्यापक की डांट से, मार से, मुर्गा बनने से बचने के लिए अधिगम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इस समय उसकी नैतिकता का स्तर क्या है? वो पढ़ने को सही क्यों मान रहा है? क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगा तो गुरुजी पीटेंगे। इसलिए इस पर यह बताइए उसकी नैतिकता का कौन सी अवस्था की नैतिकता है या कौन सा स्तर है उसकी नैतिकता का। तो आपको अब जो मैं 6 स्टेजेस पढ़ाऊंगा आपको हर स्टेज से जुड़ा हुआ 1-2 ऐसे शब्द बताता रहूंगा जिनको आपको याद रखना है और आपको आपके प्रश्न में उन शब्दों को ढूंढना है। ठीक है, ढूंढना है। तो सबसे पहला प्रश्न, पहली अवस्था की बात करते हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन अभिमुखता। और दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में पहली चीज आपको याद रखनी है कि कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है, प्रायः बच्चे दंड से बचने के लिए, मार से बचने के लिए कार्य करते हैं, सम्मान करते हैं। बच्चे दंड से बचने के लिए सम्मान करते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की। एक चीज जो यहां पर आपको याद रखनी है वो ये कि इस अवस्था में बच्चे को बदले की भावना उसमें आ जाती है। यानी कि अच्छा काम वो है जिसके बदले में उसका फायदा हो रहा हो, जिसके बदले में भौतिक रूप से उसका कोई फायदा हो रहा हो। यहां बच्चा दादा दादी का सम्मान इसलिए कर रहा था कि अगर नहीं करेगा तो दादा दादी डांट देंगे। यहां पर वो सम्मान इसलिए करता है कि दादोजी का सम्मान करेंगे, पैर दबाएंगे तो हो सकता है दादोजी स्कूल जाते वक्त 5 रुपए दे दें और अपने को चीज खाने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर वो कोई भी काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसका निजी रूप से फायदा हो। तो लिखिए, अच्छा कार्य मतलब नैतिक। अच्छा कार्य वह है जिसमें व्यक्तिगत लाभ हो, व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ हो, वही कार्य क्या है? अच्छा है, सही है, श्रेष्ठ है, उचित है। ठीक है, तो यहां पर एक बार ऐसे भी माना जाता है कि जैसे को तैसा की प्रवृत्ति, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अक्सर आप बच्चों से पूछो कि रे तूने इसको क्यों मारा? इसने पहले मेरे को काला बोला। अरे तूने इसको काला क्यों बोला? इसने पहले मेरे को चांटा मारा। तूने इसको चांटा क्यों मारा? इसने पहले मेरी कॉपी फाड़ दी। तो हो रहा क्या है कि व्यक्ति दूसरा अगर कुछ चीज कर रहा है उसके बदले में अपना कार्य कर रहा है। अनैतिक वही है जिसके अंदर आपका फायदा हो रहा है। इसके प्रश्न कुछ इस तरह से बनते हैं, सीटेट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपने खाने में से, टिफिन में से एक रोटी खिलाई, तो बाद में जब उस दूसरे बच्चे के पास पेन नहीं था तो दूसरे बच्चे ने उसको अपना पेन दे दिया कि तू मेरे पेन से लिख ले। तो ये क्या है? ये है साहब यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यानी कि जैसे को तैसा। तो पारस्परिकता और सहयोग की भावना भी इसके अंतर्गत आती है। पारस्परिकता
व सहयोग का भाव। ठीक है, पारस्परिकता मतलब रेसिप्रोसिटी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वह जो नैतिकता है ये केवल 4 से 10 वर्ष के बच्चों में ही होती है? नहीं, हम सब में इस तरह की नैतिकता के स्तर मौजूद रहते हैं। कई बार कोलबर्ग ने वैसे ये कहा भी है कि अधिकांश लोग जो इस धरती पर रह रहे हैं वो नैतिकता के चौथे स्टेज या चौथी अवस्था से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखो, मंदिर में अपन कभी गए और किसी ने अपनी चप्पल लेकर कोई चला गया, अपन क्या करते हैं? यार उसने मेरी चप्पल चुराई, तो अपन भी किसी की चप्पल पहन कर आ जाते हैं। यूं तो हमारे लिए वो अनैतिक था, लेकिन अब वो हमारे लिए नैतिक, हमारे लिए सही क्यों है? क्योंकि हमारे साथ पहले बुरा हो चुका है, तो अब हम भी वो बुरा काम करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये नैतिकता के पहली दो अवस्थाएं जो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती हैं। पहली चीज, कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा बुरा बनाता है, यानी उसके बदले में आपको कोई भौतिक पनिशमेंट तो नहीं मिल रहा है, दंड तो नहीं मिल रहा है, पीड़ा तो नहीं मिल रही है। और दूसरी अवस्था में अच्छा काम वो है जिसमें अपना पर्सनल फायदा हो। फायदा या लाभ, इस शब्द को आपको याद रखना है। मैं कह रहा था ना आपको कीवर्ड बताऊंगा, आपको लाभ या फायदा ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं। जब भी आप ऐसे देखो कि कोई व्यक्ति इसलिए कोई काम कर रहा है कि उसको भौतिक रूप से कोई फायदा हो रहा हो, तो वहां पर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता ही होगी। यहां पर सहयोग व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि बदले में कुछ अच्छा मिले। यहां पर व्यक्ति के अंदर जैसे को तैसा वाली भावना होती है। मैंने आपको स्कूल में 2 बच्चों के लड़ते हुए एग्जाम्पल से बताया, एक चप्पल वाले एग्जाम्पल से भी बचाया। और इधर आपको ये याद रखना है, दंड और स्थूल परिणाम, भौतिक परिणाम और दंड। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं यहां पर आती हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली अवस्था पर, जिसके अंतर्गत परंपरागत स्तर को प्रमुखता दी जाती है। और ये परंपरागत स्तर क्या है? इस परंपरागत स्तर को मैं कहना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों, ये होता है 10 से लेकर और करीब 12-13 वर्ष तक। 10 से लेकर 12-13 वर्ष तक ये स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति समाज की परंपराओं को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। क्या करता है? समाज की परंपराओं को स्वयं में अंगीकृत और आत्मसात कर लेता है। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है, दूसरों के मानकों को स्वयं में अंगीकृत करना। और चौथा एक पॉइंट है कि नियमों के पालन का समर्थन। बस इतनी सी बात है जो हमें इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले उस तीसरी अवस्था की, जिसको उत्तम लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता कहते हैं, जो कि परंपरागत स्तर के अंतर्गत पहली अवस्था है और कोहलबर्ग की 6 अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है। सबसे पहली अवस्था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या थी? दंड की बात कर रही थी। दूसरी अवस्था बात कर रही थी व्यक्तिगत लाभ की, अपना फायदा क्या है, किस बात में है, कैसे है, दैट्स इट। तीसरी अवस्था फायदे की बात नहीं करती, तीसरी अवस्था बात करती है इज्जत की। किसकी बात करती है? इज्जत की, कि 4-5 लोग आसपास जो हैं वो अपना नाम का माहौल बनाएं और अपनी इज्जत करें। तो इसीलिए इसको उत्तम लड़का अच्छी लड़की क्यों कहा गया? कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, आसपास के लोगों के बीच में मेरी इज्जत कितनी है, मेरे टीचर्स की नजर में मेरी इज्जत कितनी है। व्यक्ति केवल इस चीज के ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। तो लिखिए इस छोटे से पॉइंट को कि व्यक्ति प्रशंसा, अनुमोदन के प्रति आकृष्ट होता है। किसके प्रति आकृष्ट होता है? प्रशंसा और अनुमोदन के प्रति। दूसरी बात, लोग क्या सोचेंगे,
लोग क्या सोचेंगे, ये विचार सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये जिस विचार का, जिसके कारण आप में नैतिकता जो होती है, ये उत्तम लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता वाली नैतिकता होती है। और उसके बाद इसी अवस्था की अगर मैं बात करूं, तो इस अवस्था में व्यक्ति वही आचरण करता है जिससे दूसरों से प्रशंसा मिले। तो वही आचरण जिसके द्वारा लोगों से प्रशंसा मिले। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं। हम जब छोटे थे, सबके सब क्लास में, कक्षा में, एग्जाम में 10 में से 10 नंबर आते थे, तो अपने को खुशी इस बात की नहीं होती थी कि अपने 10 में से 10 नंबर आए हैं। अपन टीचर के पास जाते थे कॉपी लेकर, बोले सर मेरी कॉपी में वेरी गुड लिख दो, मेरी कॉपी में एक्सीलेंट लिख दो, क्योंकि ना मेरे 10 में से 10 नंबर आए हैं। हमें चीजें सही से आती हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, इस बात की खुशी नहीं थी। हमें खुशी इस बात की होती थी कि हमारा टीचर हमारी कॉपी में वेरी गुड लिख रहा है, हमारी कॉपी में हमारा टीचर कीप इट अप लिख रहा है, ऑल द बेस्ट लिख रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति ऐसे आचरण को अच्छा मानता है जिससे सारे लोग, आसपास के लोग जो हैं वो सही करार दें। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये काम कर लो, तो दूसरा बोलता है अरे नहीं नहीं, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। आपको अगर 3 इडियट्स पिक्चर याद हो, तो 3 इडियट्स पिक्चर में फरहान के पिता, फरहान जब कहता है लास्ट में, क्लाइमेक्स में, कि पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैं तो बनना चाहता हूं फोटोग्राफर, तो फरहान के पिता उसको कहते हैं कि मूर्ख है क्या बोलेगी दुनिया, लोग क्या कहेंगे, हाँ इस फाइनल ईयर में कोई इंजीनियरिंग छोड़ता है। गुप्ता जी कल मेरे को कह रहे थे कि कितने खुशकिस्मत हो कि आपका बेटा आईसीई में पढ़ता है, और तू कह रहा है कि ना पढ़ाई छोड़ दूं, क्या सोचेंगे गुप्ता जी। तो इसका मतलब आपके लिए उसका पढ़ाई करना या नहीं करना सही है या नहीं है, ये किस बात से तय हो रहा है कि गुप्ता जी क्या सोचेंगे, शर्मा जी क्या सोचेंगे, बिमला जी क्या सोचेंगी, कमला जी क्या सोचेंगी। आप दुनिया, लोग, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, यही तय करके आप अपनी नैतिकता को तैयार करते हो। उसके बाद चौथी स्टेज जो आती है उसको कहते हैं सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। यहां से व्यक्ति की नैतिकता और बढ़ती है। 4 से होती हुई चीज 400, 400 से 4000, 4000 से 4 लाख, यानी कि पहले वो यही चाहता था कि 4 लोगों में प्रशंसित हो, अब वो ये चाहता है कि नियम कायदे जिस बात को माने सही वही बात मानूं। तो वो यहां पर क्या नैतिकता होती है कि व्यक्ति नियमों से बंधा है, उससे ऊपर नहीं है। व्यक्ति नियमों से बंधा है, उससे ऊपर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। ठीक है, नियमों को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता और नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों का पालन अनिवार्य है। जो भी नियम है उनका पालन अनिवार्य है, बस इतनी सी बात याद रखो। मतलब यहां तो वो ये सोच रहा था कि 4 लोग प्रशंसा करें वो अनिवार्य है, और यहां पर वो ये बात करता है कि हमारे कर्तव्य, हमारे कानून में क्या बात कही गई है वो सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे पूछूं कि एक व्यक्ति पीछे किसी अपने दोस्त को बाइक पे बिठा के लेके जा रहा था, उस दोस्त के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो दोस्त पीछे बैठा कराह रहा था और कह रहा था कि भाई जल्दी से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा, और सामने जैसे ही वो व्यक्ति चलता है तो रेड लाइट आ जाती है और वो अगले 50-60 सेकंड के लिए अपनी बाइक को रोक देता है। वो दोस्त कहता है कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं साइड से ले चल, तोड़ दे नियम। बोले नहीं 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 नहीं, गलत बात, नियम वियम किसी के लिए नहीं टूटेंगे, नियम सर्वोपरि हैं। जब तक ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में नहीं बदलती तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला। तो ऐसा व्यक्ति नैतिकता के कौन से स्तर का है?
स्तर का है? परंपरागत स्तर का। ऐसा व्यक्ति नैतिकता की कौन सी अवस्था का है? सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, यानी उसके लिए समाज के क्रम, समाज के नियम, समाज की व्यवस्था को भंग करना एक अपराध है। उसे लगता है कि नागरिक जो है, व्यक्ति जो है, वो नियमों से बंधा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून सर्वोपरि होता है। जैसे मैं हमारे राजस्थान की बात करूं, मैं अक्सर यही उदाहरण अपने सभी विद्यार्थियों को देता हूं कि हमारे राजस्थान में बहुत सी अच्छाइयां भी हैं तो बहुत सी कमियां, बहुत सी कुरीतियां भी हैं, और हमें एक नागरिक होने के नाते इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहिए। जैसे हमारे समाज में एक कुरीति है, हमारे राजस्थान में जो समाज है उसमें कुरीति है मौसर की कुरीति। मौसर मतलब मृत्यु भोज, कि किसी परिवार में अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो पूरे गांव को, कुटुंब को, कबीले को इनको जिमाना पड़ता है। अब एक जमाने पहले इस बात पर मुहिम शुरू हुई कि इस चीज को हटाओ, मौसर को उठवा दो। जरूरी नहीं है किसी परिवार पर अगर कोई इस तरह का दुखों का पहाड़ टूट पड़े तो वो परिवार पूरे गांव को भोजन कराए, ये कोई कहां के लिए न्याय संगत है। तो उस जमाने में कई बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बावड़ी बात करते हो, समाज में रहना नहीं है क्या? समाज से अंदर रहना पड़ता है, समाज की ये परंपरा है, समाज के बाहर थोड़ी आप चले जाओगे। तो सामाजिक रूप से यह नियम था लागू, तो इसको नहीं तोड़ सकते थे। जो तोड़ने की या इस नियम को बदलने की बात करते थे उनको भी समाज का ही उलाहना दिया जाता था। या फिर कोई एक व्यक्ति आके बोले कि पापा पापा मेरे को ना ये दूसरी कास्ट की या दूसरे धर्म की लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब वो बापू का बावड़ी बात करेंगे, आपने को नहीं है करें यहाँ की बात कर लव मैरिज चल अटे से। तो अब वो पिता लव मैरिज को एक तरह से डिस्कार्ड कर रहा है, कह रहा है कि लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो वो किस बात का हवाला दे रहा है? वो हवाला दे रहा है समाज का। ठीक है, तो इसलिए आप इस अवस्था को ऐसे मानिए कि इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियम कायदों को सर्वोपरि मानता है। तो पहले तो मैं आपको वो शब्द बता दूं जो आपको याद रखना है परीक्षा में प्रश्न आते ही। सबसे पहले तो याद रखो उत्तम लड़का अच्छी लड़की में कि दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, किस बात से अपनी प्रशंसा हो रही है, किस बात से अपने अच्छाई पता चल रही है, किस बात से लोग अपने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर कौन सी अवस्था आ जाएगी? तीसरी। और चौथी अवस्था वाला व्यक्ति हमेशा नियमों की, कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की, सामाजिक न्याय की, इनकी बात करेगा कि समाज के नियम क्या है, समाज का कानून क्या है, समाज का दायित्व क्या है। तो ये आपका परंपरागत स्तर है। अब हम चलते हैं उच्चतम स्तर पर। उच्चतम स्तर यानी उत्तर परंपरागत स्तर। और उत्तम परंपरागत स्तर जो है उसकी अवधि हो जाती है प्रिय साथियों, कहां से? करीब 12-13 वर्ष से ऊपर, और फिर जीवन पर्यंत रहती है। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्तर तक आते हैं। अधिकांश लोग हम देखते हैं तो इसी सामाजिक क्रम में, गांव में ये है नियम, ये है समाज क्या है, ये है, इसी में ही अपनी नैतिकता को ढूंढते ढूंढते एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इससे ऊपर चले जाते हैं वो उत्तर परंपरागत स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ये उत्तर परंपरागत स्तर क्या है? ये उच्चतम स्तर है। अब सही गलत का फैसला देखो, पहले स्तर पर सही गलत का फैसला कौन कर रहा था? मिलने वाला दंड, मिलने वाला भौतिक परिणाम। दूसरे स्तर पर कौन कर रहा था नैतिकता का फैसला, सही गलत का फैसला, कि वो चीज नियमों के दायरे में है या नहीं है। और इस स्तर पर व्यक्ति अपने नियमों को, मानकों को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है। तो नियमों को, मानकों को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है, स्वयं में अंगीकरण। और अब किसी चीज के सही या गलत होने का फैसला इस बात पर होता है कि वो व्यक्ति के लिए सही है या गलत है, व्यक्ति के लिए फायदेमंद है या नहीं है। स्वयं में अंगीकरण। जैसे मैं मौसर की ही बात करूं तो बहुत से समाज, आज की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान के कई ऐसे समाज हैं जिन्होंने
इस परंपरा को, मौसर को उठवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे समाज में अब मौसर नहीं होगा, हमारे समाज में मृत्यु भोज नहीं होगा, हमारे समाज में ये बहुत महंगी और आलीशान शादियां नहीं होंगी कि एक परिवार जिसके पास पैसे हैं वो तो ऐसी शादी कर ले, और जिनके पास मान लो भगवान की दया से पैसे ना हो या कुछ इस तरह की समस्या हो, आर्थिक संकट हो, वो फिर सोचे कि इन्होंने, पड़ोसियों ने अगर 25 लाख का 50 लाख का खर्चा कर दिया शादी में, करोड़ों का खर्चा कर दिया, तो अपने को भी करना पड़ेगा। ये सोचकर आपकी उत्तर परंपरागत स्तर आता है, और उत्तर परंपरागत स्तर में सबसे पहले जो 5वीं अवस्था है उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, प्रजातांत्रिक रूप से मान्य। प्रजातांत्रिक रूप से मान्य नियमों का पालन। नियमों की आलोचनात्मक व्याख्या। मान लिया समाज का नियम है, समाज ये बात कहता है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए तो ये काम सही नहीं है ना, और अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। ऐसा विचार होता है सामाजिक अनुबंध में। अनुबंध मतलब होता है दोस्तों एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। यानी कि इससे पहले तो व्यक्ति क्या मानता था कि समाज एक नियमों से बंधा हुआ, समाज के नियमों से बंधा हुआ है मनुष्य, लेकिन यहां पर यह व्यक्ति सोचने लग जाता है कि समाज के नियम एक अनुबंध हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो नियम एक अनुबंध है, अनुबंध मतलब एग्रीमेंट, अनुबंध है जिसे तोड़ा, बदला, परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे तोड़ा, बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मौसर वाले उदाहरण पर चलते हैं। राजस्थान में हमारे समाज में मान लो एक कुप्रथा थी मौसर, तो कई समाज के लोग आगे आए और बोले ठीक है, बढ़िया बात है, समाज ये मानता है तो माने, अपन इस बात को नहीं मानेंगे, दैट्स इट। समाज में प्रेम विवाह नहीं हो रहा हो तो मत हो रहा हो, सजातीय विवाह हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन हम तो अंतरजातीय विवाह करेंगे। तो यहां पर व्यक्ति ये मानता है कि उसकी खुद की के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फरहान वाले उदाहरण पर भी चलते हैं, 3 इडियट्स वाले उदाहरण पर भी। 3 इडियट्स में उसके पिताजी तो गांव की, देश की, समाज की बात कर रहे थे, नियमों की बात कर रहे थे, लेकिन वो क्या कहता है कि पापा मेरे कमरे में एसी गुप्ता जी ने नहीं लगवाया, मुझे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने के लिए गुप्ता जी, शर्मा जी नहीं जाते थे। आप जो कह रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं, अच्छी बात है, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं खुश ही नहीं रहूंगा। गाड़ी छोटी होगी लेकिन मैं खुश तो रहूंगा। इसका मतलब वो ये जानता है कि ये कोई नियम जो है ये व्यक्ति की सहूलियत के लिए बने हैं, उसके अच्छाई के लिए बने हैं, और अगर उससे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो रहा है तो ऐसे नियमों को बदल दो, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर नियमों में बदलाव, समाज के नियमों को चुनौती देने की बात जो है ये आपको जाननी है। और अंत में आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता, जो कि है नैतिकता की उच्चावस्था। उच्चावस्था इसलिए है क्योंकि मात्र 1% लोग यहां तक पहुंच पाते हैं पूरी सृष्टि के। जैसे नेल्सन मंडेला, जैसे महात्मा गांधी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जैसे भगत सिंह, ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने अपनी जिंदगी को महत्व नहीं दिया, इन्होंने महत्व दिया किसको? सामने वाले की जिंदगी को, अपने लोगों की जिंदगी को, जो दलित है, वंचित है, कुचला हुआ है, समाज में जिसको पीछे कर रखा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया। तो सार्वभौमिक नैतिकता में व्यक्ति के अंदर अल्ट्यूरिज्म आता है, यानी वो अपनी बात नहीं करता, वो बात करता है सामने वाले की। देश के जो जवान हैं, जो शहीद हैं,
आपको क्या लगता है कि -20 के तापमान पर सियाचिन के ग्लेशियर पर जो हमारे जवान रहते हैं, क्या वो नौकरी के लिए वहां रहते हैं? क्या वो पैसों के लिए वहां रहते हैं? क्या वो इसलिए वहां रहते हैं कि उनको एक तनख्वाह मिलती रहे? नहीं साथियों, वो वहां पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अगर वहां नहीं रहेंगे तो उनका देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और वो उस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। तो ये जो परोपकार की भावना है, मानव मात्र का कल्याण है, ये इस अवस्था में होता है। परोपकार की भावना, मानव मात्र का कल्याण, मानव मात्र का कल्याण, ये सारी चीजें सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था में होती है, जो नैतिकता की उच्चावस्था होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ऐसे जो बिरले हुए हैं, भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो और सेवाएं हैं, उनमें जो लोग हैं वो इस अवस्था के होते हैं, क्योंकि इनके लिए अपने जीवन से महत्वपूर्ण सामने वाले का जीवन होता है। मेरा नुकसान होकर भी अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो होना चाहिए। वो एक शेर है निदा फाजली का कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। तो वो वाली बात है कि आप अगर आगे बढ़ सा रहे हो, चाहे इसमें मेरा नुकसान हो रहा हो, तो भी मैं ये काम करने को तैयार हूं। परोपकार की भावना, मानव मात्र के कल्याण की भावना, ये इसके अंतर्गत होती है। तो यहां हमने कोलबर्ग के नैतिक विकास को समझा। अब आइए एकदम से डिटेल में हर एक चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी नैतिकता, क्या सही है क्या गलत है ये सोचना। इसमें हमने पियाजे के नैतिक विकास को जानने की कोशिश करी, पियाजे और जेंडन और बेरोन के कथन को देखा। पियाजे अपने नैतिकता में 3 स्टेजेस बताते हैं: नैतिक यथार्थता, समानता और सापेक्षता। यथार्थता जिसे विवशता की नैतिकता कहते हैं, परायत्त नैतिकता कहते हैं। समानता जिसके अंदर व्यक्ति समवयस्क समूहों से संबंध बनाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्थापित करता है। और सापेक्षता नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है, जिसे ऑटोनॉमस मोरालिटी कहते हैं। फिर हमने कोलबर्ग के नैतिक विकास की बात करी, जिसमें लॉरेंस कोलबर्ग 10 से 16 वर्ष के बच्चों के साक्षात्कार लेकर उन्होंने मॉरल डिलेमा उनके सामने प्रस्तुत किए, खासतौर पर हाइंस डिलेमा। इस बात को लेकर उन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताए। हर स्तर हर चरण पर नैतिकता अलग लेवल की होती है। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तर की, जिसको पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, जहां पर नैतिकता इस बात से तय होती है कि हमें भौतिक परिणाम के रूप में क्या मिल रहा है। तो पहली स्टेज में स्थूल परिणाम में कहीं दंड तो नहीं मिल रहा, और दूसरी स्टेज पे व्यक्ति यह देखता है कि अपना लाभ, अपना फायदा किसमें हो रहा है। फिर आता है परंपरागत स्तर, जहां व्यक्ति दूसरों के मानकों को, समाज के नियमों को अपना लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसमें सबसे पहले वो उस बात को सही मानता है, तीसरी स्टेज में, जिसमें उसकी प्रशंसा हो, लोग उसकी तारीफ करें, बस। चौथी स्टेज में वो उसे सही मानता है जो एक नागरिक के कर्तव्य हैं, सही हैं, नियमों के आधार पर हैं, समाज के नियम हैं। फिर आते हैं उत्तर परंपरागत, जहां उसके लिए ये समाज वमाज कोई मायने नहीं रखता, वो खुद जिस चीज को सही मानता है उसे सही समझता है, और इसको नैतिकता का उच्चतम स्तर कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसमें व्यक्ति मानता है कि समाज एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है, अगर उस नियम से किसी व्यक्ति का फायदा नहीं हो रहा है तो। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसकी उच्चावस्था है, जिसमें समाज, नियम, कायदे, कानून, ये सब बाहर की बातें हैं। व्यक्ति सिर्फ मानव मात्र के कल्याण की, जीव के कल्याण की, प्राणी के कल्याण की बात करता है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 1%, जो अपने जीवन से पहले दूसरों के जीवन की बात करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। वो वाली बात है कि दूसरों की गलती से पहले अपनी गलती मानो, और दूसरों के भलाई को, दूसरों की अच्छाई को अपने से पहले रखो। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर हमने नैतिक विकास को समझने की कोशिश की। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।